ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था, हमने फंडामेंटल क्लियर कर लिया था अपना, आधारभूत प्रमेय को हमने कंप्लीट कर लिया था। अंकगणित की जो फंडामेंटल प्रमेय है, ठीक है, आधारभूत प्रमेय, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, जो हमारा वास्तविक संख्या का आगे का चैप्टर है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया था। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। हमको एक मान दिया था, एक नंबर दिया था 4n। ठीक है, इसमें हमको 4n दिया था, 4n। ठीक है, तो हमको इस n की कोई वैल्यू निकालनी थी, इस n का कोई मान निकालना था जिससे क्या है ये 0 पर एंड हो जाए। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया था, इसको हमने किस तरह से ब्रेक किया था, 2 और ये n कर दिया था। ठीक है, जब हमने इसको इस तरह से ब्रेक किया था और n की हम कोई भी संख्या रखेंगे, सपोज दैट 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है, तो 2 हो जाएगा, और अगर ये रखेंगे तो 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा, और 2 हो जाएगा। ठीक है, बट मेन रीजन क्या था इसमें, जीरो एंड में आना चाहिए। अब जीरो एंड में आना चाहिए, ठीक है, तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि जीरो एंड में आ जाए। 3 का करेंगे तो आएगा, 3 दूनी 6 नहीं आएगा। 4 का करेंगे, 4 दूनी 8। 5 का करेंगे तो 10, तो जीरो पे एंड हो रहा है। तो मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, हमको ये 5 चाहिए। क्या चाहिए, ये 5 चाहिए, बट ये 5 हमको इसमें नहीं मिल सकता। क्यों, क्योंकि 4 के जो हम फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 2 × 2 होगा, इससे आगे हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो हमको इसके इंटू में 5 नहीं मिलेगा। 5 नहीं मिलेगा तो ये 0 नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 10 जो बनता है वो 5 × 2 से ही बनता है ना, मल्टीपल में। जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो इसी से बनेगा, तो एंड में 0 हमको कभी मिल ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे 6n का भी बताया था, इसमें भी 2 × 3 होते हैं इसके फैक्टर, और 2 × 3 से भी हमको 5 नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 5 नहीं मिल रहा है, तो ये भी 6n के लिए हम n का कोई ऐसा मान नहीं निकाल सकते जिससे वो क्या हो जाए, 0 हो जाए एंड में। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गई थी। अब इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आगे प्रोसीड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये मैंने आपको बताया था, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये किस तरह से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास एक संख्या है, दो संख्याएं दी है हमको, 6 और 20। ठीक है, 6, पहली संख्या कौन सी है, 6। ठीक है, चलिए फर्स्ट हमारे पास है 6, फर्स्ट हमारे पास 6 और दूसरी कौन सी है, 20। तो इनके हमको किस विधि से करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य आपको पता है, नंबर सिस्टम, नंबर लाइन पे मैंने आपको बताया था, संख्या रेखा पर 1 2 3 5 7, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, इन अभाज्य संख्याओं के हमको उसके रूप में गुणनखंड चाहिए। ठीक है, तो 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 6 के क्या होंगे, 2 और 3। ठीक है, तो 6 के क्या निकल के आए, 2 × 3, ये 6 के हो गए। अब किसके निकालने हैं, 20 के। 20 कैसे निकलेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 10, 2 से 5, 5, कितने निकल के आए, 2 × 2 × 5। ठीक है, इसको क्या लिख लेंगे, 2 × 2 × 5। इसको, इसमें तो कुछ है नहीं इसमें। अब हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, HCF। ठीक है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, हाईएस्ट मतलब, ठीक है, कॉमन, और फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो अब इसमें कौन सा है, एक तो 2 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है,
तो ये कॉमन हो गया इसमें। और क्या कॉमन है, 3 है क्या इसमें, 3 नहीं है, ठीक है। 5 है, 5 किसी में नहीं है, तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन ओनली क्या है, 2 है। अब 2 टू द पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 टू द पावर 1 है, तो हम कौन सा ले सकते हैं, सिर्फ 1 वाला। कौन सा ले सकते हैं, 1 वाला। तो इसका HCF कितना हो गया, 2। कितना हुआ इसका HCF, 2। ये आपको याद रखना है। तो होता क्या है, देखो HCF 6,20 is 2 to the power 1। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि HCF का रूल है ना, HCF का रूल है, क्या है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, इस वर्ड को याद रखना, किसको, इसको, उभयनिष्ठ और अभाज्य, उभयनिष्ठ और अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 टू द पावर 1 को लिया था, किसको लिया था, 2 टू द पावर 1 को लिया था। क्यों लिया था, क्यों, क्योंकि 2 क्या था, दोनों में उभयनिष्ठ था, ठीक, 2 दोनों में उभयनिष्ठ है, और इसकी सबसे छोटी घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है, 2, तो छोटी घात कौन सी है, 1। तो हमने किसको ले लिया, 2 टू द पावर 1। 3 तो मैच कर ही नहीं रहा था, 5 भी मैच नहीं कर रहा था, और 2 टू द पावर 1 हमने ले लिया है ना। तो मतलब क्या हुआ, उभयनिष्ठ घात, उभयनिष्ठ क्या हुआ, 2, उसकी सबसे छोटी घात 1। अगर यहाँ पर उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात 2 होती तो 2 इंटू 2 हो जाता। अगर छोटी घात 3 होती तो क्या हो जाता, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अभी हमारे पास फिलहाल कौन सी है, ओनली 2 टू द पावर 1, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6,20 का HCF कितना आया, 2। समझ आया, ठीक, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या दिया गया है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। दोनों में डिफरेंस समझना, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। इसमें क्या दिया हुआ है, कॉमन, ये उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, और इसमें क्या दिया है, प्रत्येक, एवरी, हमको इसमें हर एक उसको लेना है, ठीक है, गुणनखंड को, वो भी कौन सा, अभाज्य। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेनी है हमको, अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे बड़ी घात होगी हम उसको लेंगे। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कैसे। संख्या क्या थी, 6,20, ठीक है, इसको बाद में करते हैं, पहले 2, 3, 1, 20 को लेते हैं, 20 को लेंगे, 2, 1, 0, 2, 5 और 5। अब उसने क्या बोला था, प्रत्येक अभाज्य, ठीक है, 6 के क्या निकल के आए, 2 इंटू 3, ठीक, और 20 के क्या निकल के आए, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, तो यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 1, और यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 2, तो हमने इसको ले लिया। इसकी अब प्रत्येक लेना है हमको, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड लेना, तो 3 भी आएगा इसमें, ठीक है। 3 की घात कितनी है, 1, यहाँ पर 3 है नहीं, तो 3 एक बार ले लिया। 5 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है नहीं, तो इंटू 5 ले लिया। तो कितना आया, 4, 3, 5, कितना आया बताओ, 4 3 12 पंचे 60, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आया, 60, और एचसीएफ कितना आया था, 2। 2 क्यों आया था, क्योंकि इसमें क्या लिया था हमने, सबसे सबसे छोटी घात, ठीक, और उसमें क्या लिया था,
सबसे बड़ी घात। ठीक, ये बात समझ आ रही है आपको। HCF में सबसे छोटी घात लेनी है, लेकिन किसकी? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है? इसमें क्या करना है? सबसे बड़ी घात लेनी है। तो ये आपको याद होना चाहिए और ये आपको समझ आना चाहिए कि हम HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं। HCF और LCM इसका सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। HCF, ठीक। HCF आपको पता होना चाहिए, उभयनिष्ठ। ठीक है, इसमें हम उभयनिष्ठ लेते हैं और LCM में हम चलिए अब हम समझते हैं, थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। HCF, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, महत्तम समापवर्त्य। ठीक, तो अब हमको इसमें क्या करना होता है? उभयनिष्ठ, सबसे पहले तो ये देखना है उभयनिष्ठ, अभाज्य और गुणनखंड, ये देखना होता है। और LCM, इसमें क्या देखना होता है हमको? प्रत्येक, यानी सारे जितने भी होते हैं उसमें, ऑल में से बोले तो ऑल। ठीक है, ऑल अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसमें सबसे छोटी घात, छोटी घात, और इसमें सबसे बड़ी घात। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब क्या याद रखना है? चलो, ये तो आपको समझ में आ गया क्या करना है, कैसे निकालना है, ये आपने पढ़ लिया। हमने इसको पहचान लिया कि LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, छोटे छोटे, बहुत इजी एग्जाम्पल है। 96 और 404। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है। ठीक है, कौन क्या है? 96 है, इसका हमको HCF निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 2 4 8, 2 से भाग देंगे 24, 2 से भाग देंगे 12, 2 से भाग देंगे 6, 2 से भाग देंगे 3, 3 से भाग देंगे 1। तो क्या आया? 96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, दूसरा क्या था? 404, इसको कैसे निकालेंगे? 202, 2 से फिर देंगे 1, 101 किससे जाता है? 101 किसी से नहीं जाता, 101 से जाता है। ठीक, तो 404, इसका क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 101। तो अब HCF निकालना है। HCF में क्या करना है हमको? हमको पता है HCF में हमको क्या लेना है? सबसे कॉमन, पहले तो 2 उठा लिया, सबसे छोटी घात यहाँ पर कितनी है? 2 टू द पावर 5 है, यहाँ पर 2 टू द पावर 2 है, तो सबसे छोटी घात कितनी होगी? 2 टू द पावर 2। 101 और कुछ कॉमन है? नहीं है, खत्म। कितना आया इसका आंसर? 4। ठीक, कितना आया इसका आंसर? 4। LCM कितना आएगा?
प्रत्येक की सबसे बड़ी घात 2 की पावर कितनी है 5 और क्या है 3 और क्या है 101 ये मिल रहा है। ठीक है, ये मिल रहा है, प्रत्येक लेना है हमको, सारे लेना है। इसकी 2 टू द पावर इंटू 3 था, 2 टू द पावर 2 इंटू 101 था, तो 2 टू द पावर 2 तो इसके अंदर ही आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, तो ये हमने ले लिया। ठीक, इसका आप मल्टीप्लाई कर देना। HCF और LCM, ये दो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, आपको उनकी डेफिनेशन पता चल गई, HCF और LCM कैसे निकालते हैं ये आपको पता चल गया है। ठीक है, अब इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, या आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। अभाज्य गुणनखंड आपको पता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो इनके सबके आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या आता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के LCM HCF ज्ञात कीजिए, जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM होता है। आपको एक इसमें रूल बताना है। ठीक है, रूल क्या है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों, धनात्मक 0 के आगे वाले पूर्ण अंक, यानी कि जितने भी जो होते हैं 0 से लेके सारे पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या दिया हुआ है, A और B के लिए। ठीक है, मान लो कोई भी संख्या है उसमें A और B के लिए HCF होगा तो वो भी A B के लिए होगा, LCM होगा तो वो भी A और B के लिए होगा। तो क्या दिया है रूल, HCF A और B का, LCM A और B का, इनका मल्टीप्लाई इक्वल टू किसका होता है, A और B का मल्टीप्लाई। तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये बोलना चाह रहा है, मान लो कोई A संख्या है और कोई B है। ठीक है, तो हम इसका HCF निकालेंगे किसका, A B का, और LCM निकालेंगे किसका, A B का। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, A इंटू बी। लेट सपोज हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला सा बन जाएगा आपका A B इंटू LCM A B। ठीक है, इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू होती है उनका A और B। अब कोई संख्या दी है, जैसे मान लो हमको दी थी 6 इंटू 6,20 जो हमने निकाला था। ठीक है, तो उसका HCF और उसका LCM 6,20। ठीक, तो हमारे पास दो संख्या थी, अब दूसरी संख्या क्या थी हमारे पास 6,20। ठीक है, तो 6,20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120, कितना आएगा 120। अब इसको इस फॉर्मूले से रखेंगे तो 6 इंटू 20 इज इक्वल टू HCF 6,20 इंटू LCM 6,20। ठीक है, तो इसका कितना आया था 120 आया था, और इन दोनों का निकाला था, इसका कितना आया था 2 आया था, और इसका कितना आया था 60 आया था। तो 120 इक्वल टू 120, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये आपको रूल याद रखना है, उसी रूल पे बेस्ड ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये आपको दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये आपको दिया हुआ है। LCM HCF ज्ञात करना है, ज्यादा जांच करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के बराबर होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका LCM HCF निकालो, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये भी आपको सेम क्वेश्चन दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM LCF ज्ञात करो, ये आप निकाल लोगे। एक बात याद रखना, ये जो दिया है ओनली 2 नंबर्स के लिए होता है, A और B के लिए। अगर इसमें 3 आ जाएंगे A B C तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ये याद रखना है। इसमें रूल में दिया है दो धनात्मक, दो या दो से अधिक ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है, दो धनात्मक, केवल दो संख्या होनी चाहिए A और B 96 404, बस इनकी बात होगी, तीसरा नहीं आएगा। ठीक है, ये याद रखना। जैसे यहाँ पर 3 है तो इनके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर 2 है इनके लिए अप्लाई,
ठीक, ये देखो यदि क्या दिया, HCF दिया है 9 और LCM ज्ञात करना है, तो आप उसी रूल से कर लो या फिर आप निकाल के भी कर सकते हो। ठीक, जांच करो क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये मैंने आपको अभी करा ही दिया है सवाल, नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि 6 के फैक्टर कितने होते हैं, 2 इंटू 3। 6 के फैक्टर कितने होते हैं, 2 इंटू 3, और इसमें 5 नहीं आ रहा है। जब तक 5 नहीं आएगा 2 इंटू 5 नहीं होगा, सबसे पहला 10 होता है, तो 0 0 नहीं मिलेगा हमको, ये प्रूफ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल। 5 तक हमने सवाल कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये हमको फाइंड करना है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आपने पढ़ा होगा कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य क्या होती हैं, जिनमें 1 से भाग चला जाए, 2 से चला जाए, 3 से चला जाए, किसी से भी चला जाए, मतलब खुद से चला जाए और किसी और से भी चला जाए। ठीक, अभाज्य क्या होती है, जिनमें 1 से भाग चला जाए और सिर्फ उसी संख्या से भाग जाए, सेम नंबर से, है ना, उसी संख्या से। जैसे 3 है तो 3 में 1 से भाग दे दोगे आप और 3 से दे दोगे, और किसी से नहीं दे सकते। 7 है तो ये अभाज्य क्यों होती है, क्योंकि इनमें 1 से भाग दे सकते हो और 7 में दे सकते हो। इनके अलावा कोई फैक्टर नहीं होते इनके, या तो वो खुद ही संख्याएं होती हैं या 1 होता है, तो वो क्या होती हैं, अभाज्य होती हैं। और उनके अलावा जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, भाज्य हो जाती हैं। तो हमको इसी को प्रूव करना है। क्या दिया था हमको, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये दिया था। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से फिर से लिख लेते हैं। हम इसको इस तरह से लिखते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हमको इसको क्या प्रूव करना है, भाज्य। भाज्य करना है तो इसके 1 के अलावा और भी क्या होने चाहिए, इसके 1 के अलावा और भी फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, फैक्टर मतलब गुणनखंड। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से 13, यहाँ से 13, दोनों में से 13 क्या कर लो। देखो जब कोई संख्या अकेली होती है तो उसके इनटू में क्या होता है, 1 होता है। क्यों? क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता इनटू करने से, तो मान लेते हैं जब भी कॉमन लेते हैं। कॉमन लेते हैं मतलब उभयनिष्ठ करते हैं हम इसको। 13 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ से 13 गया तो क्या बचा, 7 इंटू 11। ठीक, और यहाँ से लिया तो ओनली 1, ये जो 1 है ना ये यहाँ आ गया, तो ये बचा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 7 इंटू 11 77 प्लस 1, 13 इंटू, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंटू, ये कितना हो गया, 78। ठीक है, तो 13 हो गया। अब 78 को भी आप फर्दर क्या कर सकते हो, इसके गुणनखंड 2 3 2 3 6 2 9 18 13 सॉरी पहले 3 से करेंगे, 3 एकम 3 3 तिरका 9 और फिर 13। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो 13 भी होगा इसका मल्टीपल, और 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, तो ये इसके क्या होगा, फैक्टर हो गए। तो इसके फैक्टर क्या होगा, 1 और 1 के अलावा भी और है। तो ये क्या इससे प्रूव होता है कि ये क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या में हमको पता है सिर्फ और सिर्फ 1 और वो नंबर है ना, स्वयं वो संख्या। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ होता है, ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस से इसका भी निकाल सकते हैं आप। 5 और 5 इसमें से कॉमन ले लेना, फिर इसको सॉल्व कर लेना और इसमें 1 जोड़ देना, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे उसके, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, तो ये क्या बता रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये एक मैदान है, ठीक है, इसके चारों ओर क्या दिया हुआ है, ट्रैक बना हुआ है, ट्रैक इन द सेंस पथ दिया जिसपे लोग दौड़ लगाते हैं। ठीक, इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक, एक लड़की है सोनिया, उसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, दोनों का बात समझ में आ गया। एक को 18 लगते हैं और एक को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, क्या बोला है, एक कौन है, सोनिया, सोनिया, दूसरा कौन है, रवि। ठीक है, सोनिया 18 मिनट लेती है, रवि 12 मिनट लेता है। सपोज दैट ये सोनिया है और ये रवि है, दोनों ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, इस डायरेक्शन में एक ही दिशा में लगाना, एक ही समय पे लगाना, एक ही टाइम पे। घड़ी में बज रहे थे एक, इन्होंने चक्कर लगाना चालू किया, सोनिया ने चक्कर लगाना चालू किया, फिर रवि ने लगाना किया, ऐसे। ठीक, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, तो कितने समय बाद ये पुनः इसी स्थान पे मिल जाएंगे, ये हमको ज्ञात करना है। टाइमिंग, कितने मिनट बाद वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे दोनों एक साथ। तो अब ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम के थ्रू। ठीक, हम क्या करेंगे, 18 का और 12 इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 2 से 6, 8 से 9, 3, 9 में तो जाएगा नहीं, 1 और 1 1, तो कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कि 2 दूनी 4, 4 ती 12 ती 36। ये क्या आ गया, ये क्या थे, मिनट में थे, तो ये हमारा आंसर किस में आ गया, मिनट में। तो इसका मतलब ये दोनों पुनः इसी स्थान पर 36 मिनट के बाद मिल जाएंगे। ठीक, अब सवाल आता है यहां पर कि हमने एलसीएम क्यों लिया, एचसीएफ क्यों नहीं लिया, वाई एलसीएम, वाई नॉट एचसीएफ। ये एक प्रश्न बहुत जरूरी है, ये आपको समझ आएगा तो आप सवालों में दिमाग लगा पाएंगे कि आपको एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है, क्या करना है। अगर आपका क्या है, जब भी हम एग्ज़ाम में बैठते हैं या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे माइंड में एक लॉजिक चलता है। ठीक है, वो लॉजिक क्लिक होना चाहिए। वो लॉजिक कब क्लिक होगा, जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, अब हमने एलसीएम पढ़ लिया, ठीक है, एचसीएफ पढ़ लिया, बट ये कैसे पता चलेगा कि हमको कब एलसीएम यूज़ करना है, कब एचसीएफ यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि ये जब तक आपको नहीं पता होगा एलसीएम किस कंडीशन में यूज़ होता है और एचसीएफ किस कंडीशन में यूज़ होता है, आप एग्ज़ाम में प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमेशा परेशान रहेंगे और ना ही आपको ये समझ आएगा कि ये हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था ये सर्कल के राउंड लगाते हैं, ठीक है, सर्कल के जैसे राउंड लगाते हैं, तो ये दोबारा कब मिलेंगे, इसी पॉइंट पर। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया था, एलसीएम निकाला था, बट क्यों, वाई, क्यों निकाला था, एचसीएफ क्यों नहीं लिया, एलसीएम ही क्यों लिया। ठीक है, तो इस चीज को आपको जानना बहुत जरूरी है। ये तो मैंने आपको करके बता दिया तो आपको समझ में आ गया। अब सपोज दैट आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए, अब होगा क्या कि आपको बोला जाएगा कि आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। आप कोई भी क्वेश्चन आएगा नया आपके सामने, आप उसको रीड करोगे, फिर आप ब्लैंक हो जाओगे। क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एलसीएम
कब निकालना है और HCF कब निकालना है। हो सकता है आप 100-150 क्वेश्चन करें तब आपको पैटर्न समझ में आए कि हमको कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपको वो रिपीटेड पैटर्न अगर मिलेगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ मेरे को LCM यूज़ करना है, नहीं तो HCF यूज़ करना है, तब समझोगे। ठीक है, क्या होगा, लेकिन अगर आपको ये चीज़ पहले ही पता चल जाए, क्या ये चीज़ आपको पहले ही पता चल जाए कि हमको इस कंडीशन में LCM यूज़ करना होता है और इस कंडीशन में HCF यूज़ करना होता है, तो उससे क्या होगा, आपको एग्जाम में प्रॉब्लम दिखेगी। आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब भी आपको प्रॉब्लम दिखेगी और आपको वो चीज़ पता होगी कि मुझे ये चीज़ इस चीज़ से सॉल्व करनी है। ठीक है, तो सपोज दैट हमको एक किसी ने क्वेश्चन दिया, पहले मैं आपको बता देता हूँ LCM का। LCM कब यूज किया जाता है, ठीक है, जब कोई चीज रिपीट हो रही हो, जब कोई चीज रिपीट हो रही हो, बार बार हो रही हो, बार बार, ठीक है, सेम पैटर्न में, सेम पैटर्न में कोई चीज बार बार रिपीट हो रही हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, LCM लेते हैं। ठीक है, या फिर हमको कोई चीज शेड्यूल करनी है ना, शेड्यूल करते हैं ना, शेड्यूल मतलब समझते हो, शेड्यूल मतलब हमने जैसे अलार्म लगाते हैं ना, अलार्म, तो वो भी क्या होता है, शेड्यूल होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, तो ये आपको समझ आना चाहिए कि LCM कब यूज करते हैं। तो LCM कब यूज करते हैं, जब कोई चीज रिपीट हो रही हो या हमको कोई चीज शेड्यूल करनी हो, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे LCM का। HCF कब यूज करना है, जब हमको कोई चीज डिवाइड करनी है, डिवाइड करनी है, कैसी डिवाइड करनी है कि कुछ भी लेफ्ट ना रहे, कुछ भी लेफ्ट ना रहे, ठीक है ना, उसमें से कुछ बचे ना, कुछ छूटे ना, कोई भी चीज हमको डिवाइड करनी है तो हम क्या करेंगे, या हमको मान लो पेपर की कटिंग करनी है, ठीक है ना, कटिंग करनी है, पेपर काटना है, या हमको कोई रस्सी काटनी है ना, रस्सी काटनी है, किसमें, सेम साइज में, सेम साइज में हमको रस्सी काटनी है, ठीक है, या फिर हमको आपने कोई कोई भी चीज दी हो, ठीक है, सपोज दैट ये आपको मकान दे दिया, इस मकान में क्या बोलते हैं, टाइल्स लगानी है, इसकी 15 फुट, सॉरी 20 फुट चौड़ाई है, ठीक है, और 15 फुट चौड़ाई है और 20 फुट लंबाई है, तो आपको क्या करना है, इसमें टाइल्स लगानी है, क्या लगानी है, टाइल्स, तो क्या करोगे आप, तो आप उसका HCF निकाल लोगे, 15 और 20 का HCF कितना होता है, सॉरी इसमें तो LCM निकलेगा ना, ठीक है, तो जब भी कोई चीज हमको बड़ी होती है, बड़ी बड़ी बड़े लेवल पे निकालनी है, उसका मैक्सिमम निकालना है, तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, LCM के थ्रू हम वो चीज निकाल लेते हैं, ठीक है, और HCF से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं चीजों को। अब एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, ठीक, एग्जाम्पल के लिए सपोज दैट एक क्वेश्चन, जैसे अभी एक क्वेश्चन लिया था हमने जिसमें हमको ये निकालना था इंटरवल, क्या निकालना था हमने, इंटरवल, यानी समय अंतराल, समय अंतराल, हमको किस समय अंतराल में वो चीज दोबारा आएगी, तो हमने क्या किया था, इसमें LCM निकालना था, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, इंटरवल रिपीट हो रही है ना चीज, घूम के फिर वहीं आ रही है, ठीक है। अब सपोज दैट मान लो आपको दिया है, आपने ट्रैफिक लाइट देखी होगी, ठीक है, ट्रैफिक लाइट देखी है ना, रेड, ग्रीन, येलो, ठीक है ना, रेड, ग्रीन, येलो, तो
एक सिग्नल यहाँ लगा हुआ है, एक सिग्नल यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। इसकी लाइट अलग टाइम पर ब्लिंक हो रही है, इसकी लाइट अलग टाइम पर ब्लिंक हो रही है। तो ये कैसे निकालेंगे कि सेम टाइम पर कब ब्लिंक होंगी, है ना, सेम टाइम पर कब ब्लिंक होंगी। तो हम क्या निकाल लेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज क्या कर रहे हैं, रिपीट हो रही है, एक तरह से ऐसे ऐसे रिपीट हो रही है, ठीक है ना। तो रिपीटिंग वाले क्वेश्चन जब भी हमको मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, उसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा कि एक स्कूल में एक घंटे बाद बजती है, एक घंटी 10 घंटे बाद बजती है, 4 घंटे बाद बजती है, और एक घंटी 8 घंटे बाद बजती है, 8 मिनट पर बजती है, जो भी हो, मिनट या घंटा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्यों? क्योंकि ये टाइम इंटरवल है, ये भी रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, एलसीएम के थ्रू आपको आंसर मिल जाएगा। समझ आई बात को? एचसीएफ का रूल समझ लो। एचसीएफ कब निकालना है, जब आपको कोई चीज ग्रुप में डिवाइड करनी है ना, समूह में। ग्रुप मतलब समूह। जब कोई चीज आपको समूह में डिवाइड करनी है, ठीक है। सपोज दैट आपके पास 10 एप्पल है, ठीक है, और 20 क्या है, बनाना। अब आप चाहते हो कि ये लोगों में बराबर बढ़ जाए, क्या हो जाए, लोगों में बराबर बढ़ जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इनका एल क्या निकाल लोगे, एचसीएफ निकाल लोगे, 10 का और 20 का। एचसीएफ क्या होता है, 2 5 5, और 20 का क्या होगा, 20 का क्या होगा, 2 10 2 5 और 5। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2, और ये क्या है, 5। 2 इंटू 5 कितना आया, 10। ये क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया 10। तो अब क्या करना है, 10 से 10 में भाग दो, एक एप्पल आ गया, और इसमें 10 से भाग देंगे तो 2 बनाना। मतलब एक बंदे को एक एप्पल और 2 बनाना बांट दो, तो ये सब में बराबर बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे बराबर, अब देखो हमने क्या किया था, 10 हमारे पास एप्पल थे और 20 बनाना थे। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई हमारे पास, 30। हमने क्या बोला, एक बंदे को क्या देना है, एक केला देना है, सॉरी, एक एप्पल देना है और 2 बनाना देना है। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 3। 3 से भाग दिया, कितना आया, 10। 10 लोगों में बराबर में बट गया। ये किससे निकला हमारा, एचसीएफ से। समझ आई बात, ठीक है ना। तो ऐसे आप ये निकाल लोगे कि अगर ग्रुप डिवाइड करना हो किसी चीज को, तो इजीली आप क्या कर सकते हो, उसका एचसीएफ निकाल सकते हो। तो वो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है ना। वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही होता है कि आप वो चीज कॉमन करके और मैक्सिमम उसमें से निकाल के दिखा सकते हो। ठीक, समझ आई बात को? तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, हमेशा के लिए खत्म। ऐसा नहीं है कि बार बार पढ़ना है, रिवीजन रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। एक बार पढ़ लो, समझ में आ जाएगा ना एचसीएफ एलसीएफ क्यों निकाल रहे हैं और कैसे निकालते हैं, ये पता चल गया आपको। ये पता चल गया कैसे निकालते हैं और क्यों निकालते हैं, दोनों चीजें पता चल गई। अब क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आपको दिख जाएगा कि मेरे को इसमें एलसीएम निकालना है या मेरे को एचसीएफ निकालना है। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें एलसीएम करूं कि एचसीएफ करूं, कंफ्यूजन हो रहा है। आपको मालूम है ना, जब कोई चीज मेरे को बराबर लोगों में बांटनी है, अब वो चाहे चॉकलेट बंटवा लो, चाहे दीवारों में पत्थर लगवा लो बराबर तरीके से, या कुछ भी करा लो, तो आप क्या करोगे, एचसीएफ निकाल के उसका बता दोगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। आगे के एग्जाम्पल को आप ट्राई करना। ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको सारे करा दिए हैं, पीछे का आप कराना। कल हम अपरमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, और इनको प्रूव करेंगे, परमेय है अपरमेय है सारे, इनके जो भी क्वेश्चन है प्रमेय दी हुई है वो सारी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग देख लेना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।